नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एयरफोर्स प्रिपरेशन क्लब। हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में ये हमारा सेकंड वीडियो है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एयरफोर्स के बारे में आपको मोटा मोटी जानकारी दी थी। बेसिकली अभी हम एयरमैन्स के सिलेक्शन के बारे में और एयरमैन्स के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर रहे हैं। ये वीडियो की सीरीज़ जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद हम एयरफोर्स के ऑफिसर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल हम अभी एयरफोर्स के एयरमैन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इससे पहले मैंने जो एक वीडियो बनाया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को लिंक में इधर ऊपर की ओर एक आइकॉन आ रहा होगा, आई बटन आ रहा होगा, उस पर मैं आपको दे दूंगा। वहाँ से आप उस पहले वाले वीडियो को देख लेंगे सो दैट आपको आगे के वीडियोज़ के लिए क्लियरिटी बनती रहेगी। आज हम जानने वाले हैं दोस्तों CASB की साइट के बारे में, CASB के बारे में। CASB क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था। सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड की ये एक साइट है जो ऑफिशियल साइट है। यहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके और समझा के बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग ये सारी चीज़ें जानते हैं वो इस वीडियो को थोड़ा आगे के लिए स्किप कर सकते हैं। फिलहाल मैं अगर आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊँ तो CASB, जो कि अगर शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली AFND में इसको 1980 में बनाया गया था। उसके बाद इसे शिफ्ट कर दिया गया था। ये डायरेक्ट मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट एयर हेडक्वार्टर इसको कमांड करता है, और इसको फिर उसके बाद शिफ्ट कर दिया था नारायणा की तरफ में। और इसका जो कमांडेंट होता है वो एयर कमोडोर रैंक का एक अधिकारी होता है जो कि इसको कमांड करता है। एयर कमोडोर रैंक क्या होती है, अब रैंक का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम सारी रैंक्स को जानने की कोशिश करेंगे कि आर्मी में किसके बराबर की एयरफोर्स की कौन सी रैंक होती है, सो दैट आपको समझने में ईजी रहेगा। आर्मी के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं कि मेजर होता है, कैप्टन होता है। एयरफोर्स में जो रैंक्स होती हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती। तो फिलहाल आप ये जान लीजिए कि एयर कमोडोर रैंक का एक अधिकारी होता है जो इक्वल टू ब्रिगेडियर होता है, आर्मी में ब्रिगेडियर के बराबर होता है। तो यहाँ पे एयर कमोडोर रैंक का अधिकारी होता है जो इसका प्रेसिडेंट होता है CASB का। रोल क्या होता है, CASB का, वो अगर हम जानने की कोशिश करें तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि सिलेक्शन प्रोसीजर को प्रिपेयर करना, उसको स्टैंडर्डाइज्ड करना, ऑर्गेनाइज करना, पब्लिसिटी ड्राइव्स को, मतलब हम जो एयरफोर्स के जो पब्लिसिटी करने का जो तरीका होता है उसको भी ड्राइव करने का काम करता है CASB। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करता है। ये एयरमैन के सिलेक्शन के लिए जो रिटन एग्ज़ाम होता है उनके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो उसको प्रिपेयर करता है। उसके अलावा शेड्यूल टेस्ट कंडक्ट करवाता है। ये शेड्यूल टेस्ट होते रहते हैं, उनको कंडक्ट करवाता है। और उसके अलावा रैलीज़ पूरे भारत में, पूरे देश में जो रैलीज़ होती हैं उनको भी कंडक्ट करवाने की पूरी जिम्मेदारी CASB के पास होती है। इसके अलावा जब आप लोग सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप लोगों की जो ऑल इंडिया लिस्ट तैयार होती है, जो मेरिट लिस्ट बनती है, वो भी CASB तैयार करता है, एनरोलमेंट करवाता है कैंडिडेट्स का। इसके साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं? साइलेंट फीचर में आप देखेंगे ट्रांसपेरेंसी है, यूनिफॉर्म टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स है, कॉमन ऑल इंडिया सिलेक्ट लिस्ट है, बेटर चेक्स एंड बैलेंस। कुल मिलाकर ये डिसिप्लिन और किसी तरह की धांधली ना हो और किसी तरह का भ्रष्टाचार ना हो इनके सिलेक्शन में, उन सब चीज़ों को भी मॉनिटर करने का काम करता है। साइलेंट फीचर मतलब जो चुपचाप बिल्कुल गुपचुप तरीके से वो करता रहता है। तो ये CASB के बारे में CASB के बारे में पूरी जानकारी आपको मैंने मोटा मोटी दे दी। इसका बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं पड़ने वाला है, लेकिन चूंकि अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मोटा मोटी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हम एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, ये तो हो गया CASB, ये हो गया CASB। इसके नीचे होते हैं ASC, जिसको हम बोलते हैं 1 ASC करके होगा, 2 ASC होगा, ठीक है, और इसी तरह से 3 ASC होगा। तो इसके नीचे जो होती हैं वो इसकी ब्रांचेज होती हैं, ये उनको इंस्ट्रक्शन पास करता है और फिर ASCs वगैरह जो अलग अलग देश के अलग अलग कोने में हैं वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब हम ASCs के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये पूरे भारत का नक्शा है, ये हमारे प्यारे भारत देश का नक्शा है। और इसमें आप देखिए ये जो लोकेशंस मार्क की गई हैं, ये सारी जो लोकेशंस हैं ये ASCs की लोकेशन है, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर्स की। अभी हम एयरमैन सिलेक्शन सेंटर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये जितनी भी लोकेशंस हैं पूरे भारत में अलग अलग कोने में अलग अलग जगहों पे ASCs की लोकेशन है। क्यों बनाई गई हैं ये लोकेशन? इसलिए बनाई गई हैं दोस्तों ताकि जब CASB किसी तरह की भर्ती निकालता है और मेरिट लिस्ट जारी करता है तो जो कैंडिडेट्स होते हैं, हो सकता है कि कन्याकुमारी में कोई कैंडिडेट हो सकता है यहाँ गुवाहाटी में कोई कैंडिडेट हो, तो वो कैंडिडेट को अपनी भर्ती के लिए इंटरव्यू या ये करवाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने के लिए उसको दिल्ली तक ना आना पड़े।
वो इसीलिए छोटे छोटे एएससीज बना रखा है देश के अलग अलग कोने में, अलग अलग हिस्सों में, हर जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से उसने एएससीज बना लिखी हैं, जिसका पूरा कंट्रोल सीएएसबी के पास होता है। तो उन्हीं को हम एयरमैन सिलेक्शन सेंटर कहते हैं। आपका सिलेक्शन जैसे ही होगा, आप भारत के किसी भी कोने में, आप मान लीजिए गुवाहाटी में है, गुवाहाटी से आपका सिलेक्शन होता है, तो अब आपको दिल्ली में आकर के अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली में वो डॉक्यूमेंट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप गुवाहाटी नियर बाई जो आपका एयरमैन सिलेक्शन सेंटर है, आपको वहाँ से कॉल लेटर जाएगा, आप सीधे इस एयरमैन सिलेक्शन सेंटर में रिपोर्ट करेंगे। यहाँ रिपोर्ट नहीं करेंगे, यहाँ रिपोर्ट नहीं करेंगे, नियर बाई एयरफोर्स एयरमैन सिलेक्शन सेंटर में आप रिपोर्ट करेंगे, और वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके, आपका मेडिकल करवा के, वो लोग आपको डायरेक्ट रूट करेंगे बेलगाम की ओर, जो कि कर्नाटक में है। तो यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। इसी तरह से सारे एएससीज का यही रोल होता है। हमारे देश में टोटल 14 एएससीज हैं, और हम इन 14 एएससीज को जानने की भी कोशिश करेंगे कि ये एएससीज कहाँ कहाँ हैं, इनका एड्रेस कहाँ कहाँ है। और अगर कल के लिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कौन सी एएससी से कॉल लेटर आएगा, तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें 13 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, हर एयरमैन सिलेक्शन सेंटर का नाम है। नंबर 1 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, ठीक है, नंबर 2 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, और इसी तरह से टोटल 15 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर है, जिसमें से 13 एएससी अभी का वजूद में नहीं है। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि वो जो टोटल 14 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर है, जिसमें से 13 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर को हटा के टोटल जो 14 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर है वो कहाँ कहाँ है, उनका एड्रेस क्या क्या है। तो अगर आप पहले एयरमैन सिलेक्शन सेंटर को देखेंगे तो आप अम्बाला में देख पा रहे होंगे इसको। अम्बाला हरियाणा में है, हरियाणा में आपको ये एयरमैन सिलेक्शन सेंटर दिखाई देगा। दूसरा देखेंगे आप न्यू दिल्ली में है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तीसरा देखेंगे कानपुर में है। चौथा अगर आप देखेंगे, चौथा एयरमैन, ये 4 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर आप पढ़ पा रहे होंगे, ये जो है ये वेस्ट बंगाल में है, जो कि आपको बैरकपुर में दिखाई देगा। इसके अलावा 5th एयरमैन सिलेक्शन सेंटर जो है ये आपको दिखाई देगा राजस्थान में, जो कि जोधपुर में है, मतलब जोधपुर जो कि राजस्थान में है। और साथ ही साथ अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, तो सारे एयरमैन सिलेक्शन सेंटर के यहाँ पे एड्रेस, मोबाइल नंबर और आप उनका मेल एड्रेस भी देख सकते हैं, ताकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, किसी भी तरह की आपकी कोई क्वेरी होती है, तो आप नियर बाई अपने एयरमैन सिलेक्शन सेंटर में फ़ोन करके उनसे अपनी क्वेरी का आंसर मांग सकते हैं। 6th एयरमैन सिलेक्शन सेंटर आप देख पा रहे होंगे, जो कि महाराष्ट्र में है, ग्रीन मुंबई में इसका कहना चाहिए ये लोकेटेड है। और 7th एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, जो कि मैंने आपको बताया कि बेंगलोर में है। 8th एयरमैन सिलेक्शन सेंटर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका चेन्नई में, ताम्बरम में। इसके अलावा 9 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर जो है ये उड़ीसा में है। इसके अलावा बिहार पटना में 10 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर है। 11 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर जो है गुवाहाटी असम में है। इसके अलावा 12 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर जो है ये सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे उसका एड्रेस आप देख पा रहे होंगे और मोबाइल नंबर देख पा रहे होंगे। 14th, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 13th एयरमैन सिलेक्शन सेंटर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो कि अभी वजूद में, अस्तित्व में नहीं है। तो हम सीधे 14 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर में आ जाते हैं, जो कि आपको कोच्चि में दिखाई देगा, केरल में। और 15th एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, जो कि मध्य प्रदेश भोपाल में है, सेमिनरी हिल्स में इसकी लोकेशन है, और यहाँ पे इसका मोबाइल नंबर देख पा रहे होंगे। इस तरह से ये जो एयरमैन सिलेक्शन सेंटर हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, ये भारत के अलग अलग कोने में डिफरेंट लोकेशंस में लोकेटेड हैं। इनकी लोकेशन आप इस मैप पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने आपको नाम बता दिया और उनकी लोकेशन बता दिया। अब दोस्तों हम क्विकली देख लेते हैं एयरमैन, जिसके बारे में आप बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और मैं जानता हूँ कि आपको जानने का मतलब बहुत क्यूरियोसिटी हो रही होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो हम ये सीएसबी की साइट से अब हम बाहर निकल के एयरमैन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानने के बाद हम ट्रेड और टास्क देखेंगे कि अलग अलग ट्रेड्स के क्या क्या टास्क होते हैं। जब आप एयरफोर्स में सिलेक्ट होते हैं तो आपको काम के हिसाब से आपका ट्रेड दिया जाता है, मतलब आप जो आपके ट्रेड होते हैं वो आपके काम को बताते हैं कि आप एयरफोर्स में क्या काम करेंगे। क्या आप क्लर्क का काम करेंगे, क्या आप टेक्नीशियन का काम करेंगे, क्या कोई और काम होता है वो करेंगे। तो वो ट्रेड के हिसाब से आपके टास्क होते हैं, वो हम भी देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानने के बाद। पहले आप एलिजिबल हो जाएं एयरफोर्स में जाने के लिए, पहले आप एलिजिबल हो जाएं, उसके बाद ना आपको ट्रेड मिलेगा, उसके बाद आप टास्क करेंगे। ट्रेड मिलने के बाद आपको टास्क पता होगा कि आपको क्या करना है। जब आपको पता हो जाएगा तो आपकी रैंक्स बढ़ेंगी, आपको रैंक मिलेंगी, आपका प्रमोशन होना शुरू होगा। और जब आपकी जैसे जैसे प्रमोशन बढ़ता जाएगा, आपके पे एंड पर्क्स बढ़ते जाएंगे, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे।
उसके बाद जब आप बीच में आपको पढ़ने लिखने का भी मन करेगा कि चलो अपनी ग्रेजुएशन को, पोस्ट ग्रेजुएशन को बढ़ाया जाए, तो करियर प्रोग्रेशंस कैसे हैं, क्या है इसमें फ्यूचर में, कैसे प्रमोशंस होते हैं, कैसे बाहर निकलना होता है, वो भी सारी चीज़ें हम जानेंगे। फिलहाल क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आज हम कोशिश करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करने का। कोशिश करेंगे, कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि हो जाएगा, हम कोशिश करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करें इस शॉर्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम ट्रेड एंड टास्क देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्लिक करते हैं तो ये हमारा एक पेज खुल के आ जाता है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आता है, फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड भी आता है और विजुअल स्टैंडर्ड्स भी आता है। अब इसमें हम सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ओर मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। तो अभी हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक आप देखेंगे कि ये खुल के आपके सामने एक मेनू आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी ग्रुप के हिसाब से, जैसे आपको इतना तो पता होगा कि जब आपका सिलेक्शन होता है तो एक्स ग्रुप, जो कि मैंने पहले बताया था, जो कि टेक्निकल के अंदर आता है, टेक्निकल में भी एक्स ग्रुप में एक नॉन टेक ट्रेड होते हैं। इसमें से कुछ जो ट्रेड होते हैं वो नॉन टेक होते हैं। ये जो ट्रेड है ये नॉन टेक है, एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, तो इनको टेक्निकल अलाउंस नहीं मिलता। जब हम पे एंड पक्ष देखेंगे तो हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। एक्स ग्रुप में जितने भी ट्रेड आते हैं जनरली वो टेक्निकल्स होते हैं, जनरली बोल रहा हूँ दोस्तों मैं, जनरली टेक्निकल्स होते हैं एक्सेप्ट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर। जितने भी एक्स ग्रुप के ट्रेड होते हैं वो सारे उनको टेक्निकल अलाउंस मिलता है एक्सेप्ट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर। तो इसीलिए इनका क्राइटेरिया अलग होता है। ये एजुकेशन इंस्ट्रक्टर का अपना एक रोल होता है और इस वजह से इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो एक्स ग्रुप के अंदर आता है, क्योंकि इनके लिए क्वालिफिकेशन अलग होती है। इनकी रिक्वायरमेंट, इनकी क्वालिफिकेशन जो होती है, इनके सिलेक्शन की क्वालिफिकेशन, मतलब इनके सिलेक्शन के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है वो थोड़ा ज़्यादा होती है, इसलिए इनको एक्स ग्रुप में रखा जाता है और बाकी लोगों को एक्स ग्रुप में टेक्निकल में रखा जाता है। बाकी लोग इसीलिए बाकी लोग टेक्निकल में आते हैं, ये नॉन टेक में होकर भी टेक्निकल में आते हैं क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा मांगी जाती है। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि अगर आप एक्स ग्रुप में एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के अलावा, एक्स ग्रुप में अगर आपका सिलेक्शन होता है एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के अलावा किसी भी ट्रेड में, तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक्स ग्रुप में एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के अलावा आपका मतलब आपको एजुकेशन इंस्ट्रक्टर नहीं मिलेगा। एजुकेशन इंस्ट्रक्टर आपको एक्स ग्रुप में नहीं मिलेगा, उसके अलावा सारे ट्रेड आपको मिल सकते हैं। तो उन एक्स ग्रुप के ट्रेड्स के लिए आपका एग्ज़ाम होगा, तो उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है वो हम अभी देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इसको क्लिक करें तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहली जो इसमें क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है कि आपकी जो अपर एज लिमिट है, मतलब जो अपर एज लिमिट है वो होनी चाहिए डेट ऑफ एनरोलमेंट के टाइम पे। जब आपका एनरोलमेंट होगा, जब आप एएससी में जाएंगे, जब आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा 20 साल का बॉन्ड का, तो आपका जो अपर एज लिमिट है, जो मैक्सिमम एज लिमिट जो कहते हैं ना कि इतनी एज के बाद, तो वो 21 साल होनी चाहिए। 21 साल के अंदर ही अंदर आपका सिलेक्शन होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लीजिए आपका सिलेक्शन जो है एयरफोर्स के लिए हो गया है और 1 जनवरी को आपका एनरोलमेंट होना है। आप गए एसी में, मान लीजिए आप 15th एसी में चले गए। 15th एसी कहाँ है? 15th एसी है भोपाल में। तो आप भोपाल गए तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन होना है। अब 1 जनवरी को आपका सिलेक्शन, 1 जनवरी से आपका जो है मतलब आपका सारी चीज़ें शुरू होने वाली थी। 1 जनवरी से आपका एनरोलमेंट होने वाला था, आप एयरफोर्स में भर्ती होने वाले थे। लेकिन 31 दिसंबर को आपकी जो 21 साल की एज लिमिट है वो पूरी हो जाती है और आप 22वें साल में लग जाते हैं। जैसे 31 दिसंबर की रात को 12 बजते हैं, आप 21 साल कंप्लीट करके 22वें साल में लग जाते हैं, तो वहाँ पे आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, याद रखिए। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा, मैंने बड़े सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। इसके बावजूद अगर समझ में नहीं आता कमेंट्स में पूछिएगा, मैं आपको अलग से टेलीग्राम पे आपको मैं अलग से समझाने की कोशिश करूँगा। तो अगर 31 दिसंबर तक 1 जनवरी को आपकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, 1 जनवरी को आप भर्ती होने वाले हैं और 1 जनवरी से पहले 31 दिसंबर को अगर आप 21 साल को एक्सीड कर जाते हैं, 21 साल कंप्लीट कर जाते हैं, 21 ईयर्स कंप्लीट कर जाते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, याद रखिए। अगर 1 जनवरी को आपकी ट्रेनिंग शुरू होने के बाद आप 2 जनवरी को 21 साल ख़त्म कर रहे हैं, मतलब 2 जनवरी को आपका जो है 21 साल, इसको क्षमा कीजिएगा, मान लीजिए कि आपकी ट्रेनिंग शुरू हो रही है 1 जनवरी को और आपने 1 जनवरी को ज्वाइन कर लिया,
एनरोलमेंट हो गया है आपका, और अब आपका 2 जनवरी को 21 साल कंप्लीट हो रहा है, तो आप वहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे। मतलब कहने का एनरोलमेंट के डेट से, जिस दिन का आपका एनरोलमेंट है उस दिन को आपका 21 साल कंप्लीट नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, 21 साल के अंदर ही होने चाहिए आप। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया मिनिमम एज लिमिट है 17 साल। 17 साल में आप एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आप 18 से कम होंगे, आप बालिग नहीं होंगे, तो आप 18 से कम होंगे, इसलिए आपको आपके पेरेंट्स का एक सर्टिफिकेट लगेगा जिसमें वो आपको परमिशन देंगे। वो परमिशन सर्टिफिकेट आपको एसीज में जमा करना पड़ेगा, क्योंकि आप बालिग नहीं, आप अपने डिसीजन अभी खुद नहीं ले सकते। तो उसके ऊपर से, क्योंकि 1 साल 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है, जब आप काम करने जाएंगे, जब आप वर्क प्लेस पे पहुंचेंगे, तब आप 18 साल के हो चुके होंगे। इसलिए इन लोगों ने ये एक एज लिमिट क्राइटेरिया यहाँ पे रखा हुआ है 17 साल का, क्योंकि 17 साल में आपसे काम नहीं ले रहे हो, 18 साल में आपसे काम ले रहे हैं। 17 साल में तो आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, 17 साल में तो आपका सिलेक्शन हो रहा है, और 17 में आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। तो आपसे इसीलिए वो आपके पेरेंट्स से एक सर्टिफिकेट लेते हैं, और उसके बाद फिर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, अगर आपके पेरेंट्स ने अलाउ किया है तो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देख पा रहे होंगे कि पास्ट इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। इनमें सब में, मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको सब में मिनिमम 50% मार्क्स लाने हैं, टोटल आपका इन सब का मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश में मिनिमम कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। 50% मार्क्स होने चाहिए इन सब का मिला करके, टोटल एवरेज जो होता है वो एग्रीगेट आपका 50% होना चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश में अलग से 50% मार्क्स होने ही चाहिए, मतलब इसमें आपके 50% होने चाहिए। मान लीजिए क्या होता है कि आपके इसमें 80 आ रहे हैं, इसमें 60 आ रहे हैं, और इसमें 30 आ रहे हैं, और आपका मान लीजिए इन सब का एग्रीगेट 50 से ऊपर पहुंच रहा है, 55 पहुंच रहा है, मान लीजिए, सिर्फ मानना है आपको, ठीक है, तो 55% पहुंच रहा है। लेकिन चूंकि आपके इंग्लिश में जो मैंने आपको बताया कि 80, 60 और 30, आपके इंग्लिश में जो है मार्क्स वो 50% के क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो मिनिमम इंग्लिश में तो आपको 50% मार्क्स होने ही चाहिए, ठीक है, ये एक क्लॉज है। इसके अलावा अगर ये अथवा में दिया हुआ है, अगर आप मान लीजिए इस पैरामीटर को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, आपके 50% मार्क्स नहीं इंग्लिश में, 30% मार्क्स हैं, तो अब आपको क्या करना है? तो अब आपके पास यहाँ पे आपको ध्यान देंगे, तो इसमें सेकंड जो ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब जो इसके अलावा अगर मान लीजिए इसमें आप मैथमेटिक्स में आपके 50% मार्क्स नहीं है, 50% मार्क्स आपके मैथमेटिक्स में नहीं है, इंग्लिश को छोड़ देते हैं, हम मैथमेटिक्स में मानते हैं। इंग्लिश में तो आपको 50% चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यहाँ भी आप देखेंगे तो 50% मार्क्स इन इंग्लिश वो मांगता ही है। आपको इंग्लिश, आप एयरफोर्स में आ रहे हैं तो आपकी इंग्लिश धांसू होनी चाहिए, इसको आप पढ़िए, समझ में आ जाएगा। तो 50% मार्क्स हम मान लेते हैं कि मैथमेटिक्स में आपके नहीं है, आपके 40% मार्क्स ही हैं, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि 3 साल का डिप्लोमा, ना कि इंजीनियरिंग, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट का नाम नहीं ले रहा है, ये डिप्लोमा के बारे में बता रहा है। पास्ड 3 years डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग इन एनी स्ट्रीम, मतलब किसी भी स्ट्रीम में आपका 3 साल का डिप्लोमा कोर्स पास होना चाहिए, ऑलरेडी पास होना चाहिए, अपेयरिंग नहीं चलेगा, पास होना चाहिए। एज शोन बिलो फ्रॉम अ गवर्नमेंट, एज शोन बिलो, जैसा कि नीचे दिया गया है। अभी हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप नीचे देख लीजिएगा, मैं पॉज करके आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से ही आपका ये डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए किसी भी इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग के किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी सब्जेक्ट में, 3 साल का, विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, मतलब कुल मिला के मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने ही चाहिए। उसमें भी अगर आपके यहाँ पे किसी क्राइटेरिया को आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप इसके थ्रू आना चाहते हैं एयरफोर्स में, तो भी आपको इसमें मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप इस बात को क्लियर कर लीजिए, एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, और मतलब एक मतलब एवरेज टोटल सबका मिला के, एंड 50%, नॉट, यहाँ पे और नहीं लिखा है, एंड इसके अलावा 50% मार्क्स इन इंग्लिश इन डिप्लोमा, और इन यहाँ पे और है कि अगर आपके यहाँ डिप्लोमा में इंग्लिश में 50% मार्क्स, अगर मान लीजिए कि इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट नहीं रहता है डिप्लोमा कोर्स में,
तो फिर इंटरमीडिएट में या मैट्रिकुलेशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में। समझ में आया? यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट में पूछिएगा, मैं बताऊंगा आपको। अब ये जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स दी हुई हैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स एज शोन बिलो, ये वो बिलो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT स्ट्रीम्स हैं। यहाँ पे आप इनको पूरे को अलग से आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रीम्स जो हैं वो सब इसमें एप्लीकेबल हैं। तो इसको आराम से पढ़िएगा। अगर मैं इसको पढ़ने बैठ जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसको आराम से पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब इसके अलावा हम एजुकेशन इंस्ट्रक्टर में देखते हैं। मान लीजिए कि आपने एक्स ग्रुप में आपकी क्वालिफिकेशन इन सबको कंप्लीट नहीं करती है, आपकी कुछ और क्वालिफिकेशन है, तो हम देखते हैं कि एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के लिए एक्स ग्रुप में एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के लिए अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो अगर हम इसको ओपन करें, क्षमा कीजिएगा, तो अब हम आ जाते हैं दोस्तों एक्स ग्रुप एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ट्रेड के बारे में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये इसको हम ओपन कर लिए इस पर क्लिक करके। इसके लिए भी एज लिमिट वही है जो कि मैंने आपको बताया। इसमें थोड़ा एज लिमिट का आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। वहाँ पे 21 साल की एज लिमिट थी, यहाँ पे वो एज लिमिट इसने बढ़ा करके 25 साल कर दी है। 25 साल की एज लिमिट इसमें दी हुई है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अब हम देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देख पा रहे होंगे BA विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट और BSc विद फिजिक्स, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, IT, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट और BCA विद मिनिमम 50% मार्क्स। क्या कहना चाह रहा है? इसका मतलब ये है कि BA विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, BA होना चाहिए और उसमें इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए, या फिर इसमें और लगा हुआ है, एंड नहीं लगा हुआ है, और या फिर BSc विद फिजिक्स, साइकोलॉजी, BSc आपने किया हुआ हो, कौन कौन सी स्ट्रीम से किया हो, फिजिक्स, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, IT, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। जो आप BSc करेंगे उस BSc में आपके ये सब्जेक्ट्स जो हैं फिजिक्स, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, IT, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट के तौर पे होना चाहिए। या फिर BCA अगर आपने किया है ग्रेजुएशन में तो उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। मतलब 50% का क्राइटेरिया तो आप एक दिमाग में मोटा मोटी बिठा ही लीजिए, कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अब उसके अलावा सेकंड चीज क्या मांग रहा है, B.Ed की डिग्री मांग रहा है विद मिनिमम 50% मार्क्स, जैसा कि इसमें कहा है एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, ठीक है। अब इसके बाद ये पूछ रहा है, कह रहा है कि ग्रेजुएशन की इसमें लिखा है ग्रेजुएशन एंड B.Ed प्रोग्राम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड विद UGC और मतलब कुल मिला के NCTE ये कहना चाह रहा है कि B.Ed आपका ग्रेजुएशन और B.Ed के जो प्रोग्राम्स हैं ये गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है जो इन सब चीज़ों को अथॉराइज्ड करती है, UGC, NCTE, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ जो हैं ये सबसे आपका जो ये ग्रेजुएशन और B.Ed के प्रोग्राम्स हैं ये रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए, मान्यता प्राप्त होने चाहिए। और अगर बाई चांस आप इस एज लिमिट्स को क्रॉस कर गए हैं और आप मास्टर्स कर रहे हैं अपने, तो आपके लिए सेकंड ऑप्शन रखता है कि आप 28 साल की एज तक भी एयरफोर्स को एज ए एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ज्वाइन कर सकते हैं, एज ए इंस्ट्रक्टर ज्वाइन कर सकते हैं। एजुकेशन इंस्ट्रक्टर बनने पे आपको एक्स ग्रुप के अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, लेकिन इंस्ट्रक्टर अलाउंस मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स ग्रुप में अभी होंगे आप और आपको इंस्ट्रक्टर अलाउंस भी मिलेगा। यहाँ पे सैलरी का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ आपको एक मौका और देती है एयरफोर्स कि अगर आप ग्रेजुएशन में नहीं ज्वाइन कर पाए या किसी इन सब में किसी को आप फुलफिल नहीं कर पाए अपने ग्रेजुएशन में, तो आप मास्टर्स में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप मास्टर्स करें, MA करिए इंग्लिश के थ्रू या साइकोलॉजी के थ्रू। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है या फिर और यहाँ पे आप देखिए और MSc इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, IT में होना चाहिए, ठीक है। या फिर और MCA होना चाहिए आपका 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। B.Ed की डिग्री होनी चाहिए जो कि पहले से मैंने आपको बताया हुआ है, और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, B.Ed ये तीनों की जो डिग्रीज हैं आपकी ये ऑलरेडी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपकी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। तो दोस्तों अब हम एक्स ग्रुप का हमने सब कंप्लीट कर लिया। एक्स ग्रुप की मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम वाई ग्रुप में घुसने की कोशिश करते हैं। वाई ग्रुप जो कि नॉन टेक ट्रेड होता है। नॉन टेक ट्रेड्स के लिए अगर आप नॉन टेक में जा रहे हैं उसमें भी मेडिकल असिस्टेंट और म्यूजिशियन को छोड़ दीजिए, इन दोनों ट्रेड को हटा दीजिए उस वाई ग्रुप से। तो बाकी सारे ट्रेड्स के लिए आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए।
तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख लीजिए, जो कि पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, 21 साल अपर एज लिमिट है। यहाँ पर आप वाई ग्रुप में आ रहे हैं तो यहाँ पे आपकी 21 साल अपर एज लिमिट है, जो कि मैंने पहले आपको समझा दिया है, अब यहाँ पे वापस से रिपीट नहीं करूँगा। यहाँ एज लिमिट 17 से 21 होनी चाहिए, ठीक है, 17 से 21 साल के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। शुड हैव पास्ड क्लास 10+2 इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड इंस्टीट्यूट लिस्टेड इन काउंसिल ऑफ बोर्ड्स एंड स्कूल एजुकेशन वेबसाइट एज मेंबर। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि 10+2 आपका किसी रिकॉग्नाइज्ड आपके बोर्ड से मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका 10+2 होना चाहिए, जो कि इनके ये काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल फॉर स्कूल एजुकेशन वाला जो इनकी लिस्ट है उसमें लिस्टेड हो आपका वो बोर्ड। जैसे मध्य प्रदेश बोर्ड है, जैसे राजस्थान बोर्ड है, ये सब लिस्टेड होते हैं, ये सब मान्यता प्राप्त होते हैं गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के। इसलिए तो उन कहना चाहिए बोर्ड से आपका जो 10+2 है वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए, वहीं से आपने 10+2 किया, मतलब 12वीं आपने अपनी की हो और 10th भी वहीं से की हो। 10+2 एंड इंटरमीडिएट ये या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन वो आपका वहाँ से होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट या मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से। उसके अलावा आपके सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स होने चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट मतलब औसतन आपके 50% मार्क्स जो होने चाहिए होने ही चाहिए डिग्री में, उससे ऊपर ही होने चाहिए। और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में अलग से होने चाहिए, इंग्लिश में 50% मार्क्स का क्राइटेरिया आपका पूरा होना चाहिए एज पर द मार्कशीट ऑफ 10+2 इंटरमीडिएट एंड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। आपके 10+2 और इसमें 12th में दोनों में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में तो बिल्कुल कंपलसरी, मैंने आपको बोला ना कि 50% मार्क्स आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है, ये कहीं भी होगा तो आप 50% का क्राइटेरिया आपको पूरा करना ही है, एग्रीगेट और या फिर इंग्लिश में अलग से। तो ये तो हमने देख लिया मेडिकल असिस्टेंट और म्यूजिशियन को छोड़ करके वाई ग्रुप में क्या क्वालिफिकेशन है। अब हम मेडिकल असिस्टेंट के लिए देख लेते हैं। मेडिकल असिस्टेंट क्या होता है? मेडिकल असिस्टेंट वो ट्रेड होता है जो मेडिकल से जुड़े होते हैं, जो मेडिकल की सहायता प्रोवाइड करवाते हैं। तो उनके लिए ये फालतू की चीज़ें, टेक्निकल्स की तो उनको ज़रूरत नहीं, तो वो लोग क्योंकि दवाइयों से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए कुछ अलग रिक्वायरमेंट है एयरफोर्स की। चलिए वो देख लेते हैं वो क्या रिक्वायरमेंट है। इसको हम टच करते हैं तो ये ओपन हो जाता है। अब हम इसको देखें तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि जो अपर एज लिमिट है यहाँ पर भी इन्होंने सेम कर रखी है कि 21 साल तक होनी चाहिए। एज टोटल अगर आप देखेंगे एज क्राइटेरिया जो है 17 से 21 दिया हुआ है। अब इसमें दिया हुआ है कि 10+2 इंटरमीडिएट, 10+2 मतलब 12वीं और 10वीं, आपके ये दोनों 12वीं और 10वीं जो है इंटरमीडिएट और 10+2 या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, कोई और एग्जाम ऐसा भारत में कहीं होता होगा जो 10+2 और ग्रेजुएशन 10+2 और 10th को के एग्ज़ाम के बराबर होता होगा, तो उसके बारे में कह रहा है कि आपका ये एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए और जिसमें आपके सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबसे इम्पॉर्टेंट, एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स। मैंने आपको बताया 50% मार्क्स याद रखिएगा इन एग्रीगेट औसतन एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। मतलब अगर आप मेडिकल स्टूडेंट बनना चाहते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो आपका बायोलॉजी एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए आपके 10+2 में। अगर अब हम म्यूजिशियन की बात करें तो म्यूजिशियन में अगर हम देखें तो इसमें क्लियरली मेंशन है म्यूजिशियन के बारे में कि इनकी एज लिमिट जो है वो हमसे थोड़ा ज़्यादा होती है। इनको 17 से 25 साल का एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन दिया गया है 17 से 25 साल तक का। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशन भी अलग है, इनके काम भी अलग है। क्या काम है, कैसे होता है, वो सब हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इनके लिए क्या मांगी गई है? इनके लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। इनको मिनिमम अपने क्राइटेरिया को, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। तो वो कौन सी क्वालिफिकेशन है? वो क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन 10th क्लास और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में मिनिमम पास मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड से, एंड शुड बी प्रोफिशिएंट। यहाँ तक तो ठीक है, मतलब 10th के बराबर का जो एग्जामिनेशन है मैट्रिकुलेशन है, 10th और मैट्रिकुलेशन मतलब जो भी मैट्रिकुलेशन और 10th का क्लास या इक्विवेलेंट जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें मिनिमम 10th एग्ज़ाम में मिनिमम पासिंग मार्क्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए इनके लिए, बस पास होना चाहिए। ये लोग पास होने चाहिए विद मिनिमम पास मार्क्स, ये आप पढ़ पा रहे होंगे, मिनिमम पास मार्क्स फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड, ठीक है। लेकिन उनके लिए जो अलग से इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है वो क्या है? वो है प्रोफिशिएंट। इनको प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं?
ट्रम्पेट है, बास है, वॉलिन है, सॉरी दोस्तों हो सकता है मैं उच्चारण गलत कर पा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, मैं म्यूज़िक के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखता, इसलिए हो सकता है मेरे उच्चारण में गलती हो रही होगी, मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे ये जो इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं, वायलिन है, हेक्साफोन है, ठीक है, और भी जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं, ड्रम्स हैं, बेस, ट्रोम्बोन है, कीबोर्ड है, गिटार है, ठीक है। इस तरह से जो ये स्ट्रिंग बेस है, ये सब जो कहना चाहिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनमें इनको उस्ताद होना पड़ेगा। कहने का मतलब शुड बी प्रोफिशिएंट इन प्लेइंग, अच्छा प्ले करते आना चाहिए, बस इतनी ही इनके लिए रिक्वायरमेंट है। और फिर जब भर्ती निकलेगी तो आप अपने इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब आपके पास प्रोफिशिएंट कैसे मालूम पड़ेगा कि आप प्रोफिशिएंट हैं, कहीं ना कहीं आपने कोचिंग ली होगी, कहीं ना कहीं पढ़ाई की होगी उसकी, तो उसके सर्टिफिकेट अगर आपके पास है और आप उससे जब प्रैक्टिकल करवाया जाएगा तो आपको वो चीज़ थोड़ा अच्छे से आनी चाहिए, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ से आपका भर्ती होना कन्फर्म नहीं है, यहाँ से आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब जब भी म्यूजिशियन ट्रेड के लिए वैकेंसी निकलेगी, एयरफोर्स नोटिफिकेशन निकालेगी, आपको एयरफोर्स प्रिपरेशन क्लब से वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा अगर आपने उसको ज्वाइन कर लिया होगा, तो वहाँ से आप इसमें एलिजिबिलिटी के आधार पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप उसके लिए सुटेबल होते हैं, एयरफोर्स के सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज तक का अभी तक का ये एफर्ट मेरा आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, उनको बताइएगा किस तरह से इन्फॉर्मेशन मिल रही है एयरफोर्स के बारे में। आपको एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए ये सारी जानकारी आपको कोई नहीं देगा दोस्तों, याद रखिएगा। आप किसी भी चैनल में चले जाइए, इतनी बेसिक और इतना समझा करके कोई भी नहीं बता रहा होगा। तो अगर आपको एयरफोर्स ज्वाइन करना है, लिटरली आप प्रिपेयर कर रहे हैं एयरफोर्स के लिए, तो ये बेस्ट चैनल है आपके लिए। आपको हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी मिलेगी। इस चैनल के साथ बने रहिए, फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपसे कोई भी रेगुलर अपडेट मिस ना हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब कुशल मंगल होंगे। इसी कामना के साथ जय हिंद, अगले वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय।